नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इको टूरिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी न केवल जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी यहां पर बहुत कुछ संभावनाएं हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि गोरखपुर आने वाले दिनों में इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे पर दिखेगी। सीएम योगी ने इको टूरिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी न केवल जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, मेरा मानना है कि पर्यटन के लिहाज से भी ये बेहद संभावना वाली जगह है। यहाँ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो इको टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप किए जा सकते हैं। गोरखपुर वन विभाग की तरफ से 8 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, जिसमें टूरिज्म के क्षेत्र में शहर के कई हिस्सों को दर्शाया गया है। फिल्म में गोरखपुर के कुसुम्भी जंगल, बुढ़िया माई स्थान, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, रामगढ़ झील, प्रगापुर ताल और लेहड़ा देवी मंदिर समेत प्रदेश सरकार की भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। ये हमें प्रकृति के नजदीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यहाँ पर आज गोरखपुर के वन विभाग के द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई है, एक सराहनीय पहल है। देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। ये फिल्म वन विभाग गोरखपुर द्वारा किए जा रहे बेहतरीन काम को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। गोरखपुर से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। अभी ना तो तारीखों का ऐलान हुआ है, ना ही कैंडिडेट का, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार के कई मंत्री, सीएम और पार्टी के पदाधिकारी लगातार दौरे और मीटिंग को शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि चुनाव वाले जिलों में धड़ाधड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियों में कोई खास तैयारी अभी तक देखने को नहीं मिली। वैसे तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने नहीं था और 2019 का लोकसभा चुनाव भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। 2019 में भी विधानसभा उपचुनाव हुए थे, लेकिन तब भी पार्टी का कद सीएम के चेहरे पर भारी था। दूसरी तरफ उनके शासनकाल में बीजेपी गोरखपुर और फूलपुर सीट पर हार गई थी। ऐसा पहली बार है जब पीएम मोदी के चेहरे के बिना चुनाव होने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि जो सीटें बीजेपी के पास थीं, उनमें कोई कमी आए। यदि एक सीट भी पार्टी ने गंवाई तो विपक्षियों के लिए सरकार के प्रति जनता की नाराजगी का बड़ा मुद्दा खड़ा होना आसान हो जाएगा। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 बीजेपी और 2 सपा के पास है और विपक्ष अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के हालात ऐसे हैं कि कमान खुद सीएम को संभालनी पड़ रही है। अगर सरकार ने काम किया है तो ऐसे हालात क्यों हैं? सुनिए सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा किया था, उसमें एक भी पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अपराध बढ़ा हुआ है,
कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही हैं, महंगाई तेजी में है, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है, तो आपने क्या किया यहाँ पे? और जो झूठे वादे आपने जनता के साथ किए थे, जनता बाई इलेक्शन में आपको बताएगी कि झूठे वादे की सजा क्या होती है। जनता की ताकत है, जनता आने वाले बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ जाएगा कि जो जनता के साथ धोखा करता है उसको क्या सजा मिलती है। सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया को, मुख्यमंत्री को उतरना पड़ जाए तो अपने आप सरकार के इकबाल के खात्मे की स्थिति पता चल जाती है। आदरणीय योगी जी को अगर उपचुनाव में उतरना पड़ रहा है तो इसका मतलब उनके 3 साल के विकास कार्यों का मतलब शून्य है, कानून व्यवस्था जंगल राज है, तभी उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं और तभी वो उपचुनाव में स्वयं कमान लेकर के उतरे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो लखनऊ बैठ करके कहते कि हमारे काम पर जनता वोट दे। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वे सीटें हैं रामपुर की स्वार, कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर की मल्हानी, उन्नाव की बांगरमऊ, देवरिया, फिरोजाबाद की टुंडला और बुलंदशहर। इधर बीजेपी नेता अशोक पांडे की माने तो पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। पार्टी सदैव सेवा कार्य पर विश्वास करती है। उपचुनाव की अहमियत इससे भी समझिए कि 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम खुद योगी आदित्यनाथ सभी जिलों का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है, क्योंकि उसको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जनता का लोकतंत्र का चुनाव है, जनता के द्वारा है, हम जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 अहम लोगों को हर सीट पर उपचुनाव के लिए लगाया है। हर सीट के लिए 2 लोगों को प्रभारी बनाया गया है। इनमें से एक सरकार के मंत्री तो दूसरे संगठन के पदाधिकारी। हर जिले का एक प्रभारी मंत्री अलग से है। ऐसे में हर सीट पर 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा उपचुनाव में कमल वाली पार्टी क्या कमाल करती है या फिर पिछले उपचुनाव की तरह विपक्ष बाजी मार लेगा। लखनऊ से विजय मिश्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना काल में एक और जहां युवा अपने भविष्य को हाथ से फिसलती नौकरी को बचाने के लिए परेशान है, तो फिर वहीं दूसरी ओर वाराणसी के 3 शिक्षित युवा कोरोना काल में नौकरी छोड़कर चर्चा में हैं। ये तीनों युवक नए जमाने की कृषि के जरिए पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में जुटे। कोरोना काल में जहां युवा अपने भविष्य और हाथ से फिसलती नौकरी को बचाने में परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी के 3 युवक कोरोना काल में नौकरी छोड़कर चर्चा में हैं। ये तीनों युवक नए जमाने की कृषि के जरिए पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर नारायणपुर गांव है, जहां एक युवा शीप से मोती उगा रहे हैं, तो दूसरा मधुमक्खी पालन और तीसरा युवा बकरी पालन के अलावा मशरूम की खेती कर लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। इन युवाओं के जज्बे को देखकर पीएम मोदी ने भी इसकी सराहना की। मोती की खेती करने वाले श्वेतांग पाठक के पास एमए और बीएड की डिग्री है। मैं लगभग 1.5 सालों से शुरू किया है और अब तक अपनी लागत का 3 गुना मैंने निकाल लिया है। मोती 3 प्रकार की होती है, तो डिज़ाइनर मोती होती है, हाफ राउंड मोती होती है और राउंड पर्ल होता है। डिज़ाइनर को बनने में लगभग 12 से 13 महीने लगते हैं, हाफ राउंड को बनने में 18 से 20 महीने लगते हैं और राउंड को बनने में लगभग 30 से 36 महीने लग जाते हैं। अभी हम डिज़ाइनर पे काम कर रहे हैं, अभी हम डिज़ाइनर मोती बना रहे हैं। इन शिक्षित युवाओं में एक एमबीए तो दूसरा एमए बीएड है। ये युवा क्षेत्र के लोगों को भी काफी प्रेरित कर रहे हैं कि वो परंपरागत खेती और पशुपालन के साथ मधुमक्खी पालन में अपना योगदान दें। उनका कहना है कि इस काम में छोटी सी पूंजी निवेश और काफी कम जगह में बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है, और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए शीप से मोती उगाने वाली खेती और मधुमक्खी पालन एक वरदान की तरह है। रोजगार की बात करें तो रोजगार बहुत सारे हैं। रोजगार ये एक सशक्तिकरण का माध्यम है। जैसे अब बी कीपिंग हो गया, मैं बी कीपिंग सेगमेंट देखता हूँ, मधुमक्खी पालन जिसे कहते हैं, और साथ ही समिति के कुछ सदस्य हैं जो कि पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लाइनअप हैं मशरूम कल्टीवेशन के। तो मैं बी कीपिंग का सेगमेंट देखता हूँ और बी कीपिंग में बहुत सारे लोग जो हमारे अगल बगल क्षेत्र के और कुछ जिला से हैं जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो
जुटते जा रहे हैं इसके लिए, करने में वो बहुत इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पे है। हम युवाओं को, किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को के साथ मिल करके उनकी जो कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम उन्हें ये रियलाइज़ कराने में मदद कर रहे हैं यूडीएस कृषि उद्यम पे कि उनकी एक्चुअल क्षमता क्या है। हमारी एक्चुअल क्षमता जाकर के कहीं और किसी और महानगर में जाकर के कुछ हज़ार रुपयों पे अपनी उम्र बिताने की नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर हम अपने स्किल्स पे काम करें तो इसी मिट्टी से मोती निकलेगा। वहीं बीएचयू से रिटायर्ड प्राध्यापक डॉक्टर सदानंद मिश्रा ने भी इन युवाओं के कार्य को सराहा और कहा कि वहीं गांव की ही एक महिला चंद्रा देवी को भी इन युवाओं ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिलाया है और फिलहाल चंद्रा देवी 10 डिब्बों के साथ मधुमक्खी पालन में जुटी हुई है। मोती की जो खेतियां ये लोग करते हैं उनसे हमने बातचीत भी किया और बड़ा मैं आकर्षित हुआ और इन लोगों को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि ऐसा उत्पादन ये करें ताकि हमारे यहाँ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में काफ़ी इनका नाम हो। जब कोरोना के कारण आई मंदी की वजह से लोगों की नौकरी जा रही थी तो इन युवाओं ने नौकरी छोड़कर गांव की ओर रुख किया। अपने कार्य के माध्यम से एक मिसाल पेश की जिसकी पीएम मोदी ने भी जमकर प्रशंसा की है। वाराणसी से पंकज की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा कि कैसे सोनभद्र में माफिया और अधिकारियों की मिली भगत से सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। जिले के एक बड़े अधिकारी इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने माफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट का खुलासा कर रहे हैं और अवैध खनन के सिंडिकेट का खुलासा करने वाले ये अधिकारी जिले के एडीएम और खनन प्रभारी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर काफी सख्त हैं। खनन माफिया पर उनकी सख्ती का असर भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रदेश में कई ऐसे खनन माफिया हैं जो इस धंधे में खूब फल फूल रहे हैं। ऐसा ही मामला सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी इलाके से सामने आया है। से अवैध खनन किया जा रहा है और एडीएम ने ये भी बताया कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस तरह की गवर्नमेंट ग्रांट की जमीन पर खनन पट्टा देना, एनओसी देना वन विभाग द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा उसको किसी व्यक्ति विशेष के नाम करना, ये एक बहुत बड़ा जो माफियाओं का सिंडिकेट है, उस पूरा जो खेल है उसका, उस बात को इंगित करता है कि किस तरह से माफियाओं के हौसले बुलंद है। मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जिस तरह से अवैध खनन पर सख्त हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है सोनभद्र में कि माफिया अभी भी सख्त होने के बाद भी उनका जलवा कायम है या उनका जो राज है वो बिल्कुल कायम है। दरअसल 2012 में भूमिहीनों को सरकार ने स्थापित करने के लिए ग्राम समाज की जमीन का पट्टा किया गया था, जो सिर्फ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए था। उस जमीन को न तो कोई बेच सकता था और न ही किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन खनन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन को पहले संक्रमणीय घोषित कर दिया गया और इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बेनामा कर बेच दिया गया। फिर उसके बाद तीसरे व्यक्ति ने उस पर खनन का पट्टा 2016 से 2026 की अवधि के लिए करा लिया। मामला जब मीडिया के सामने आया तो डीएम ने भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने जांच कराई और काफी गहराई से जांच कराने पर ये सारे तथ्य प्रकाश में आए जो मैंने अभी बताया कि ये ऐसा था। तो इसमें जो सहायक अभिलेख अधिकारी वगैरह जिसने इसमें कागज का हेर फेर किया और जिसके आधार पर वो बेचने का राइट पा गया और बेचने के बाद उस व्यक्ति ने फिर जो लैंड थी, हालांकि वो लैंड तो सरकारी लैंड ही है, लेकिन उस सरकारी लैंड को सरकार को उतने रेट पे, जैसे ई टेंडरिंग के माध्यम से पर्याप्त राजस्व मिल सकता था, वो राजस्व उतने रेट से न मिल करके एक औने पौने रेट पे वो उसका लाभ अर्जित कर रहा है। तो इसमें हम लगातार एक्शन में हैं, लगातार खान अधिकारी के माध्यम से उसकी नोटिस निर्गत की जा रही है और संबंधित अधिकारियों ने जिन्हें इस भूमि को बेचीनामा खेलनामा किया, बेचने और उसका खेल कराया, अपने उनके सौजन्य से जैसे भी वो किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। बहरहाल जिले में जिस तरह से कागजों में हेराफेरी करके खनन के पट्टे लिए गए हैं, अगर मुख्यमंत्री स्तर से इसकी जांच हो तो सोनभद्र में कई और मामले सामने आ सकते हैं। साथ ही अधिकारियों और खनन माफियाओं के सिंडिकेट का खुलासा भी हो सकता है। सोनभद्र से विवेक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो लखनऊ की हाईटेक पुलिस इस वक्त गलत चालान करने के मामले में सुर्खियों में है और किसी 4 पहिया वाहन का चालान बिना हेलमेट के किया जा रहा है तो फिर बाइक का बिना सीट बेल्ट के चालान हो रहा है। ऑटो रिक्शा का चालान 10,000 तक का हो रहा है और अब ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए ई चालान करने वाले पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये दर्द किसी एक का नहीं बल्कि लखनऊ के 10,000 लोगों का है जो शहर की अनाड़ी पुलिस की मनमानी और अज्ञानता के शिकार हैं। जो 4 पहिया गाड़ी चला रहा हो उसका चालान बिना हेलमेट के हो जाए तो उसको परेशान होना लाजमी है। साहब देखिए, मेरी कार है लेकिन मेरा बिना हेलमेट ड्राइविंग का चालान हो गया। कुछ ऐसी ही शिकायतों से आजकल लखनऊ ट्रैफिक पुलिस परेशान है। कहीं किसी कार सवार का बिना हेलमेट ड्राइविंग का चालान हो रहा है तो कहीं कार में 3 सवारी का चालान। नियम तोड़ने पर चालान होता है। हालांकि समय बदलने के साथ में चालान करने की जो तरीका है वो बदला है। सीसीटीवी कैमरे जो चौराहों पर लगे हुए, उसके अलावा जो चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रहती है, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का वो भी चालान करती है। ये चालान की प्रक्रिया बड़ी है तो उसके साथ में चालान को लेकर शिकायतें भी मिली हैं। तमाम सारी ऐसी गाड़ियों को चालान हुआ है जिसमें कभी मोटरसाइकिल का चालान हुआ तो कार का नंबर निकला, कभी कार का चालान हुआ तो ऑटो का नंबर मिला। इन सारी शिकायतों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि जो लोग चालान करेंगे बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और जिनको पावर होगी चालान करने की सिर्फ वही लोग चालान कर सकेंगे ताकि ऐसी व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इतना ही नहीं, चलती बाइक की फोटो लगाकर बिना डीएल ड्राइव करने जैसे ई चालान की शिकायतों का अंबार लगा है। ट्रैफिक पुलिस की टीम इस साल ऐसे करीब 10,000 त्रुटिपूर्ण चालान को निरस्त कर चुकी है। ज्यादातर ऐसे त्रुटिपूर्ण चालान करने वाले सिविल पुलिस से संबंधित थे। ऐसे टॉप 5 इंस्पेक्टर को चिन्हित किया गया है जिनसे ई चालान करने में चूक दर चूक हो रही है। अब ऐसे सभी इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग लखनऊ ट्रैफिक पुलिस करा रही है जिससे पुलिस को इस समस्या से आगे 2-4 न होना पड़े। चालान करने के लिए सक्षम परीक्षक गण है उनको चौराहों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके लिए हर पुलिस जोन में एक रेगुलर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को डिप्यूट किया गया है जो चौराहों पर उनको चालान करने का प्रशिक्षण देगा। चालान के दौरान ऑफेंस का जो फिलिंग होती है उसको करने के लिए इस सिस्टम से कैसे धीरे धीरे उसका चालान करें चाहे जो समय लगे ताकि त्रुटियों को हम दूर कर सकें और जनता को भी अनावश्यक असुविधाओं का सामना न करें। साफ है, पुलिस की अज्ञानता के कारण लखनऊ और बाहर से आने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब ट्रेनिंग तो दे दी गई है, देखना होगा कि चौराहों पर तैनात ये पुलिस सीखी बातें जमीनी हकीकत पर उतार पाते हैं या नहीं। लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो प्रेम को साहित्य और दर्शन में हमेशा अंधा ही बताया गया है। इसकी बानगी गाहे बगाहे हमें देखने को मिल जाती है। अभी 21वीं सदी की शुरुआत में पटना के जूली और मटुकनाथ की प्रेम कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसका कारण सिर्फ दोनों के बीच का प्रेम नहीं था बल्कि उनकी उम्र के बीच का फासला था। ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है राजधानी लखनऊ से, जहां एक बड़े कॉलेज के आशिक मिजाज प्रोफेसर के व्हाट्सएप चैट तहलका मचाने को तैयार है। अपनी से आधी उम्र की छात्रा के प्रेम में प्रोफेसर साहब, जानू के प्यार में सामाजिक बंधनों को किया दरकिनार और व्हाट्सएप पर गढ़ने लगे प्रेम की नई परिभाषा। कुर्सी पर बैठे ये जनाब यूं ही नहीं मुस्कुरा रही हैं। इनकी मुस्कुराहट के पीछे कई गहरे राज छिपे हुए हैं। जनाब की सफेद दाढ़ी इनकी उम्र से तारुफ करवा रही है, लेकिन इन पर आशिकी का भूत सवार है। आशिकी ऐसी जिसकी चर्चा आम हो चली है। जनाब ने जगजीत सिंह की गजल न उम्र की सीमा हो न जन्मों का हो बंधन हकीकत मानते हुए सामाजिक बंधनों को पूरी तरह से ही दरकिनार कर दिया है और व्हाट्सएप पर प्रतिदिन प्रेम की नई परिभाषा गढ़ने लगे हैं, जिसके वायरल होने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के ललित कला विभाग एचओडी राजेंद्र प्रसाद और अपने ही कॉलेज की छात्रा से प्यार हो गया इनको, जिसकी गवाही उनकी व्हाट्सएप चैट कर रही है, जिसमें प्रोफेसर साहब अपनी शिष्या को जानू के नाम से संबोधित कर रही हैं और पूछ रही हैं कि सच सच बताओ जान, क्या मैं तुमको प्यार नहीं करता या फिर तुमको मुझ पर
भरोसा ही नहीं है। ये तो प्रोफेसर साहब के प्रेम रस की रचना की चंद अल्फाज मात्र हैं। बात इससे भी दूर तलक जा चुकी है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इसी व्हाट्सएप चैट में छात्रा की प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और पैसों के लेन देन तक के बारे में लिखा हुआ है। मंटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा। राजधानी लखनऊ के एक बड़े कॉलेज के एचओडी इन दोनों अपनी आशिक मिजाजी के लिए चर्चाओं में हैं। आशिक मिजाज एचओडी की चैट वायरल होने से पता चला कि वो कितने बड़े आशिक मिजाज हैं। एक चैट से साफ हुआ है कि वो अपनी छात्रा से किस तरीके से बातें कर रहे हैं। हालांकि उनका विरोध और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा कर रहा है। बेटे ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ये जरूर हुआ है कि उनके बेटे और बहू को पिता ने घर से बाहर कर दिया गया है। बेटे का आरोप है कि अगर गुरु और शिष्य की परंपरा इसी तरीके से होती रही तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते कलंकित जरूर होंगे। ऐसे में कार्रवाई होनी जरूरी है और इसी कार्रवाई को लेकर लगातार बेटा अब शिकायत पर शिकायत कर रहा है। यह जरूर है कि उसको इंतजार है कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई कब होगी। रंगबाज प्रोफेसर साहब की व्हाट्सएप पर छपी प्रेम कहानी जब वायरल हुई तो उनका परिवार सख्ते में आ गया। बेटी और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बेटे ने आशिक मिजाज पिता को समझाने की कोशिश की तो उसे और उसकी पत्नी को घर से ही निकाल दिया। सर एक्चुअली इनकी चैट इन्होंने गलती से जो फॉरवर्ड करी है लखनऊ आर्टिस्ट ग्रुप पे, वो चैट ऐसी है कि जिसको आप देखिएगा और उसके बाद एक बेटे को अपने पिताजी से शिकायत ही होगी। और मैं फिर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के वीसी को और रजिस्ट्रार को मैंने मेल भी डाली, बट उन्होंने कुछ संज्ञान में नहीं लिया। अभी तक वहां से कोई रिप्लाई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। प्यार में अंधे हो चुके प्रोफेसर पिता की हरकतों से परेशान बेटे ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक मेल लिखकर शिकायत की। उससे उम्मीद थी कि वाइस चांसलर साहब कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके मेल का 10 दिन बीतने के बाद भी जवाब नहीं आया। परेशान बेटा एक एफिडेविट के साथ सीधे शकुंतला यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जहां से उसे बरंगी वापस लौटना पड़ा। इनफैक्ट मैं एफिडेविट भी देने गया था तो उन्होंने कहा इस एफिडेविट से कुछ होगा नहीं, तो मैंने दोबारा से एफिडेविट बनवा के उनको मेल किया है, बट अभी भी उनकी तरफ से कोई उसमें कुछ हुआ नहीं। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि आप अपनी पावर जो है बच्चों को दिखा रहे हैं, लड़कियों को दिखा रहे हैं, जिस वजह से लड़कियों को फिर आप गलत कामों में यूज कर रहे हैं। यही सब चीजें हैं। बेटे की शिकायत है कि उसके प्रोफेसर पिता छात्राओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, अपने पैसे और पद के बल पर छात्रों को फंसाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, जिसका खुलासा खुद उनकी व्हाट्सएप चैट कर रही है। हालांकि यह कोई पहला वाकया नहीं है। प्रोफेसर साहब की आशिकी मिजाजी सालों पुरानी है। ये बात और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा कह रहा है। ये लड़कियों को हरासमेंट को लेकर के है। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि आप अपनी पावर जो है बच्चों को दिखा रहे हैं, लड़कियों को दिखा रहे हैं, जिस वजह से लड़कियों को फिर आप गलत कामों में यूज कर रहे हैं। यही सब चीजें हैं। सिंगल लड़की के साथ ऐसी शिकायतें अभी और भी कई सारी गलतियां रही हैं ऐसी? नहीं, और भी कई सारी रही हैं। अब वो तो सर अब इस पे जांच होगी तो पता चलेगा। बेटा गुरु और शिष्य के बीच में पवित्र रिश्ते को कलंकित होने से बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना उसके पिता उसकी सुन रही हैं, ना ही वो यूनिवर्सिटी प्रशासन, जहां उनके पिता एक अहम पद पर बैठे हुए हैं। आरोप बेहद संगीन है, जिसकी जांच होना जरूरी भी है। अगर गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते ऐसे ही कलंकित होते रहे तो समाज में बेहद गलत संदेश जाएगा। लखनऊ से रवि कुमार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।